हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे दोस्तों। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज से हम पूरा एसएम जो है रिवाइज करने जा रहे हैं, यानी कि दिस इज नॉट अ मैराथन बट दिस इज अ डिटेल्ड रिवीजन ऑन एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर आइडियली 2 से ढाई घंटों में रिवाइज करेंगे। काफी अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। एसएम में कंसेप्ट समझने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके टेक्निकल लैंग्वेज को हम एग्जामिनेशन में रिपीट कर पाए। एंड यही प्रोस्पेक्ट के साथ मैं इस बैच को कंडक्ट कराने जा रहा हूँ। पूरा आईसीआई मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स को मैं 100% कवर करने वाला हूँ। तो आपको बस शांति से बैठना है, दिमाग खुला रखना है एंड ऑब्वियसली आपको स्क्रिबल करना है जहाँ पे भी मैं कुछ बोल रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी स्टे अटेंटिव एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ तो इस चैप्टर का ओवरव्यू कुछ इस हिसाब से। सबसे पहले आपके पास एक कंसेप्ट है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आपके पास अच्छे खासे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। अब यहाँ पे वर्ड है बेटा लिमिटेशंस। एंड लिमिटेशंस का मतलब डिसएडवांटेज नहीं होता। डिसएडवांटेज मतलब क्या कि एक चीज खराब ही खराब है, पर यहाँ पे एसएम के कोई नुकसान नहीं है आपको। हाँ, कुछ हद तक लिमिटिंग फैक्टर जरूर हो सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि एसएम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आपका काफी वक्त खा लेता है। पर अगर आपके पास वक्त मैनेजमेंट यानी कि टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स है तो आप जरूर एसएम लगा सकते हो, राइट। देन एक आपके पास कंसेप्ट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें आपका आता है विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एंड एक कंसेप्ट है आपका स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके मेजरली 3 लेवल आते हैं। एक आता है आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, एक आता है आपका बिजनेस लेवल मैनेजर, एक आता है आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर। एंड इन तीनों में हम नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ये एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है। तो आइडियली हम फास्ट ट्रैक बैच में काफी ज्यादा स्लो होते हैं। ये रिवीजन बैच है जहाँ पे हमको टारगेट होता है कि 2 से ढाई घंटे में रिवाइज करना है। तो इट्स माय एडवाइस कि अगर आप पहली बार एसएम पढ़ रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट बैच फॉर यू। ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिसका अभी एग्जामिनेशन सितंबर 26 या जैन 27 में, एंड वो चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं, राइट। आइए स्टार्ट करते इस चैप्टर के साथ। तो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैरा है जो बात करता है कि आइडियली आपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एएसएम के सारे कंसेप्ट्स का नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को कंसल्ट करने वाले, उनका ऑडिट करने वाले। तो आपको सारे स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स पता होनी चाहिए। आइए एक एक कंसेप्ट के तरफ जाते अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मैं कंसेप्ट लेना चाहूंगा दैट इज मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट। अगर मैं टर्म मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट को बेटा हम 2 सेंसेस में इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहला सेंस है हमारा की ग्रुप, यानी कि इट इज यूज विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट अफेयर्स, यानी कि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे फंक्शनिंग है ना, वो मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट वो चीफ ऑर्गन है जिन पे हम भरोसा रखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस है वो एक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में यूज हो, सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए, एक प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि इसके जो भी डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस है, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये मैन पावर तो सबके पास है, पर जो ऑर्गेनाइजेशन आपके मैन पावर का इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाता है वो आगे बढ़ जाता है। जो अपने पैसों को राइट डायरेक्शन में लगा पाता है, यूटिलाइज कर पाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो मटेरियल को, अच्छी चीजों को यूज कर सकता है वो इक्विवेलेंटली आगे जा सकता है। एंड टेक्नोलॉजी, तो आपके जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस है जैसे 3MT यानी कि मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, आप जितना ज्यादा इस डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को अच्छे से फंक्शनिंग कराएंगे, राइट, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनल सिस्टम when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources। ये जो भी अलग अलग रिसोर्सेस है ना, जैसे मैंने बताया आपको मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये जितना सिस्टमैटिकली आप आपके विजन के तरफ इसको यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा आपकी फंक्शनिंग स्मूथ होने वाली। तो अगर मैं बात करता हूं, चलो एसएम से हम 2 मिनट हटते हैं।
आज अगर मैं डे वन पे हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड मान लो मैं दीपेंद्र गोयल हूँ, तो दीपेंद्र गोयल सोचता है कि भाई मुझे एग्जैक्ट बनाना क्या है, मेरा विजन क्या है, राइट। तो एक होता है इसका विजन, दैट इज फ्यूचरिस्टिक, वो मेरा लॉन्ग टर्म होता है विजन, कि मुझे आने वाले 20-30 सालों में क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट क्या रखनी है। देन मैं इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी प्रेजेंट में कुछ चीजें करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दीपेंद्र गोयल ने बनाया एक एटर्नल लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं एटर्नल लिमिटेड की बात करता हूँ, तो आप इसको आसान से भाषा में जानते हो इन टर्म्स ऑफ जोमेटो, इन टर्म्स ऑफ ब्लिंकिट, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, राइट। एंड एक और क्या है भाई, एक है इनका एयरलाइन। तो दीपेंद्र गोयल का जो कुछ विजन है, उस अकॉर्डिंगली उसने अलग अलग बिजनेसेस में एंट्री ली है, जैसे जोमेटो में आ गया, ब्लिंकिट में आ गया, डिस्ट्रिक्ट में आ गया, एयरलाइन में आ गया, राइट। तो विजन के अकॉर्डिंगली आप जो एग्जिस्टिंग में करते हो, दैट इज योर मिशन। बच्चों ऐसा कहा जाता है कि आपका मिशन गोज इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 20 साल के बाद आपका टारगेट है कि मुझे इंडिया की नंबर वन कंपनी बनना है, तो आज आप उस हिसाब से आपके एक्शंस लेंगे। तो जिस फाउंडर का विजन बहुत ज्यादा क्लियर है अपने दिमाग में, उसका मैनेजमेंट ही आपके डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को उतना एफिशिएंटली इस्तेमाल करेगा। वो उस हिसाब से, देखो जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं ना, वो प्रेजेंट में भेग नहीं जाते, चाहे कितना भी आज पैसा हो, वो फ्यूचर प्रोजेक्शन करते कि हम सिस्टमैटिकली इसको कहाँ लगा सकते। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एयरलाइंस लॉन्च करना है, तो मैंने आइडियली कौन सा स्टाफ लेना चाहिए, किस मैनर में मैंने मेरे रिसोर्सेस को डायरेक्ट करना चाहिए। कहा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल एंड सक्सेस है, वो काफी हद तक मैनेजमेंट के डिपेंड डिपेंड करता है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका मैनेजमेंट जो है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को इफेक्टिवली इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। आपके पास, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास 5,000 करोड़ की फंडिंग थी, पर आपने राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज को समझा नहीं एंड आपको होने लग गए लॉसेस। तो ऑब्वियसली आपका 5-10 साल में तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन मान लो वही ऑन द अदर एंड अगर मैं बात करता हूँ, आपने फंडिंग उठाई है 1,000 करोड़ की, एंड आप दीपेंद्र गोयल हो एंड आप फ्यूचरिस्टिक इंसान हो, एंड आपने सोचा है कि भाई नहीं, हमको तो काफी अच्छे से विजन को फॉलो करना है। तो आपके करंट एक्शंस जो है ना, वो उस अकॉर्डिंगली डाइवर्ट होते हैं। तो आपका जो सर्वाइवल है या सक्सेस है, वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विथ अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना लोगों को, चीजों को, स्टाफ करना एंड कंट्रोल करना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पॉड एससी, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस होते जो मैनेजमेंट कंडक्ट करता है, राइट। एंड ये सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और ये अलग अलग वे से रेंज करते हैं, यानी कि डिपेंड करता है, जो भी आपका विजन है उस अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, उस अकॉर्डिंगली आप चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है फिलहाल, मतलब मान लो आप ज्यादा बड़ी कंपनी हो, आप छोटी कंपनी हो, उस अकॉर्डिंगली आप व्हाट वी से आपके स्ट्रक्चर का वेरिएशन लेके आएंगे, आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप आपके फंक्शंस को इस हिसाब से यूज करेंगे। एक ही सेकेंड देना। शिट। ओके, चेक चेक चेक। ओके, या नेक्स्ट चीज कहा जाता है दोस्तों कि मैनेजमेंट जो है ना, वो एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से ही चीजें एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, तो वो काफी हंग्री इंसान है, वो काफी भूखा इंसान है, वो ऐसा, वो वेला नहीं बैठता, वो ही कैनॉट सीट आइडल। ही वांट्स मोर एंड मोर एक्विजिशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा अंपायर। इसलिए आए ना आए दिन जियो या रिलायंस कुछ ना कुछ तो अक्वायर करते ही रहता है। तो मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, जिसकी वजह से एक्चुअल में चीजें होती है, जो फिनोमेना के ऊपर कमांड को ले लेता है। यानी कि फिनोमेना, यानी कि कभी एनवायरमेंट में अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों कहा जाता है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट का
आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि जो भी आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में आती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो तो आपको मोदी जी को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स लॉस की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो भी अलग-अलग लॉज है, जैसे अगर आप कंपनी हो, आपको कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको जीएसटी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस जीएसटी लॉ का, कंपनी लॉ का मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। एंड ऑब्वियसली ये मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इसके वजह से मेरे बिजनेस के काफी सारे डिसीजंस अल्टर हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलायंस हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कल जाके मैं गुजरात में नंबर 1 अल्कोहल शॉप खोलूंगा, तो ये मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि गुजरात में लिकर बेचना इज इलीगल। तो मुझे पहले मोदी जी को सम्मान करना पड़ता है कि भाई मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये चीज सूट हो रही क्या नहीं। मैं जाता हूँ मोदी जी के साथ एंड मैं उनको बोलता हूँ मेरा विजन है कि मुझे गुजरात को बेवड़ी सिटी बनाना है। वो बोलते हैं बेटा यहाँ आओ, वो मुझे बुलाते एंड वो बोलते अगर आपको भारत में रहना है हमारे लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइडियली आपने ये समझना है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हो, राइट। तो आपके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। यानी कि आपके ऊपर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर है, क्योंकि आपको आपके एनवायरनमेंट में रहना है। आप अगर आप कंपनी हो तो आपको झक मार के 2% सीएसआर करना ही करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 आपने पढ़ा होगा। यानी कि जो भी कंपनी इंडिया में रह रही है वो रिस्पेक्टिव टर्नओवर को क्रॉस कर रही है, तो आपको देश के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। या आपके ऊपर ऑप्शनल नहीं, आपको कंपलसरी। हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे आपको करना क्या है। तो आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इम्पैक्ट मैनेजमेंट के ऊपर कितना आ रहा है। आज मुकेश अंबानी जी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो दो क्या वो 20% सीएसआर कर दे। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कंपेटेंट है, तो कल जाके एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहा है, कोविड आ रहा है, 10 साल का लॉकडाउन आ रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास वहां से निकलने का स्ट्रैटेजी है। तो जितना ज्यादा मेंटली आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रांग है। इन्फ्लुएंस कैसे बैक होता है? तो हमने बोला कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, पर ये इन्फ्लुएंस आता कहां से? इन्फ्लुएंस आता है कि आपका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है। अब मुकेश अंबानी ने क्या किया, यूएस के सीईओ को हायर किया। यूएस के सीईओ मतलब फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स को हायर किया एंड बोले कि इंडिया का आईफोन बनाते। तो भाई हायर भी कैसे किया है, हायर भी किसको किया है, वो बंदा कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट है, उसके पास क्या नॉलेज है, कितना रिसोर्सेस है। तो आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि चीजें कैसी होगी, वो उनके इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है। एंड हम जब इन्फ्लुएंस को एलैबोरेट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर। आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितना कंपेटेंस है, आप कितने कैपेबल हो एक्चुअल में वो चीज करने के लिए, आप कितना नॉलेजेबल हो, आपके पास क्या सचमुच रिसोर्सेस है। मैनेजर मैनेजर्स फॉर्मुलेट गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजी। आपके मैनेजर्स जो है ना, वो आपके गोल को डिफाइन करते। दीपेंद्र गोयल एक अकेला बंदा था जो एक विजन लेके निकला था, आज उसने इटर्नल लिमिटेड बना दी। तो गोल कौन बनाता है भाई? प्राइमरी प्राइमरी आपका मैनेजमेंट बनाता है। वैल्यूज यानी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के संस्कार कैसे रहेंगे, संस्कार इन द सेंस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ रतन टाटा की, तो रतन टाटा इज फुल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो पूरा टाटा भी वैसे ही चलता है, क्योंकि जिस इंसान ने आपको जन्म दिया है उसके जो सिद्धांत थे उस हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारी डिसीजंस उस अकॉर्डिंगली चलते। तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिसीजंस। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा की बात करता हूँ। तो एक मेरे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सोचा जाता है कि चलो कोविड आया है, हमने आइडियली पब्लिक के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए तो हम रिलीफ देते हैं। तो ये टाटा की सोच है। पर मुकेश अंबानी इन चीजों का भी फायदा उठा सकता है, क्योंकि वो इंसान का माइंडसेट ही ऐसा है, वो भूखा इंसान है, उसको सिर्फ पैसा दिखता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ना मुझे रतन टाटा पसंद है, ना मुझे व्हाट वी से मुकेश अंबानी पसंद है, मुझे पसंद है डीजी दीपेंद्र भाऊ गोयल, राइट। तो ये मैनेजर के गोल्स के ऊपर या वैल्यू के ऊपर या उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन बदलते हुए एनवायरनमेंट में कैसे ढलने वाली है, राइट।
तो अगर आपको इस कंसेप्ट से क्या-क्या लेना है, सबसे पहले आइए मेरे पास समरी नोट्स है। समरी नोट्स से हम फटाफट इस कंसेप्ट का रिवाइज करेंगे, राइट? टेक्निकल वर्ड्स को सारे समझेंगे। तो मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। सबसे पहला सेंस है आपका की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट अफेयर्स, एंड दूसरा सेंस है बेटा मेरा सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट। ऑल्सो मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना। और ये इन्फ्लुएंस कैसे आता है? ये आता है मेरा पोको के आर से। पोको के आर मतलब पावर, पावर, कंपेटेंस, के फॉर नॉलेज एंड आर फॉर रिसोर्सेस। एंड मैनेजर्स फॉलो व्हाट वी से। मेरा मैनेजमेंट ही मेरे विजन को ड्राफ्ट करता है, यानी कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को फॉर्मुलेट करता है। तो इस कंसेप्ट में आपको वो एमसीक्यू पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो भी रेड वर्ड से उस पर आपको हाईलाइट करना है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। अब मैनेजमेंट से ये कंसेप्ट आता है मेरा स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ पे है भाई? ओके, आइए इस कंसेप्ट को काफी ज्यादा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा, एटर्नल लिमिटेड, राइट? एंड मेरे पास है दीपेंद्र गोयल, ठीक है, जो इस कंपनी का सीईओ है। एंड ये गया अलग अलग बिजनेसेस में, राइट? एंड दीपेंद्र गोयल जी गए अलग अलग बिजनेसेस में, जैसे ब्लिंकिट में गए, वो गए जोमैटो में, एंड वो आ गए अभी डिस्ट्रिक्ट में। एंड इनका विजन है कि इनको इंडिया की टॉप कंपनी बनना है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, राइट? फिर चाहे वो ऑनलाइन इवेंट्स का बुकिंग हो, या फिर वो खाना हो, या फिर वो क्विक कॉमर्स हो। देन इन्होंने क्या किया, रिस्पेक्टिव बिजनेसेस के लिए अपने अपने स्पेशलाइज्ड बंदों को हायर किया, जो ब्लिंकिट को अच्छे से समझे, जो जोमैटो को अच्छे से समझे। तो मान लो इन्होंने हायर किया मिस्टर ए, एंड मिस्टर ए विल ओवरलुक ओनली फॉर ब्लिंकिट। तो ये हो गया बिजनेस लेवल मैनेजर। अब ध्यान से समझना, दीपेंद्र गोयल जो है ना, दीपेंद्र गोयल है मेरा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, जो ओवरऑल एटर्नल लिमिटेड के लिए सोचेगा। लेकिन बीएलएम जो है ना, बीएलएम स्वार्थी इंसान है। वो सिर्फ अपने मतलब का सोचता है, यानी वो सिर्फ अपने बिजनेस का सोचता है, यानी कि इट्स वेरी फोकस्ड। जैसे जोमैटो के लिए मैंने हायर किया मान लो मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स विल लुक ओनली फॉर जोमैटो, उसको ब्लिंकिट का कुछ लेना देना नहीं है। एंड मान लो मिस्टर जेड मैंने हायर किया फॉर डिस्ट्रिक्ट, तो वो अपने बिजनेस को ओवरलुक करेगा। तो आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी होती रहती है, जब आप काफी ज्यादा बिजनेसेस में जाते हो, जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा, संजय घोड़ावत। संजय घोड़ावत हैज मल्टीपल बिजनेसेस। वो इंस्टीट्यूशन में भी है, वो एयरलाइंस में भी है, वो होटल इंडस्ट्री में भी है। पर एक संजय घोड़ावत के इंडस्ट्री को नहीं समझ सकता है। तो उसने अपने अंडर अंडर उन कैपेबल लोगों को लाया, जो बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। अगर मान लो कल जाके मुझे टीचिंग से जाना है फॉर एग्जाम्पल इनटू द बिजनेस ऑफ क्विक कॉमर्स, तो मैं जेप्टो को अक्वायर कर लूंगा। ये मेरे लिए आइडियली एक बहुत ज्यादा इजी स्ट्रैटेजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे उतना पहला खुद से करना है, तो मुझे पूरा सीखना पड़ेगा। तो रैदर देन मैं क्या करूंगा कि भाई, जो वो रिस्पेक्टिव इंसान है जिसको उस बिजनेस की समझ है। आपने अगर शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क की सबसे बड़ा एक कॉमन एडवाइस ये होता है कि सबसे पहले हायर को फाउंडर जो उस बिजनेस को समझता है। तो मैंने भी आइडियली क्या करना चाहिए, मैंने रिस्पेक्टिव बिजनेस को कैपेबल लोगों से हायर करना चाहिए, जो उस बिजनेस को पूरा ओवरलुक करे। तो एक होता है मेरा बिजनेस लेवल मैनेजर। एंड जब अगर मैं बिजनेस के ही अलग अलग फंक्शंस की बात करता हूँ, जैसे सेल हो गया, परचेस हो गया, कस्टमर को मैनेज करना हो गया, दैट इज सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैं रिस्पेक्टिव इंसान को हायर करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मिस्टर एस विल लुक ओनली आफ्टर सेल्स। तो एस के अंडर जो 100 लोग काम करेंगे ना, वो खाली सेल्स का देखेंगे। सेल्स रिलेटेड जितने भी चीजें, हमने एक बंदे को एसपीओसी रखा है, दैट इज सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। तो आप जितनी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनते हो, आप हर एक लेवल पे एक एसपीओसी को डिफाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो ब्लिंकिट है,
तो कल जाके दीपेंद्र गोयल जो ओवरऑल एटर्नल लिमिटेड को देख रहा है, अगर उसको ब्लिंकिट का कोई डेटा चाहिए तो मिस्टर ए को बुलाएगा। अगर मान लो मिस्टर ए को अपने सेल्स जानने हैं तो वो मिस्टर एस को बुलाएगा कि भाई बता, सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है, तूने क्या क्या किया आज तक। तो आप क्या करते हो, एक एसपीओसी को डिफाइन करते हो, दैट इज सिंगल पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड हम इसको एसएम के लैंग्वेज में बोलते लेवल मैनेजर्स। तो जो सबसे ऊपर बैठे वो होते हैं मेरे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। एंड उनके अंडर जो अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे रिस्पेक्टिव बिजनेस का ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उन रिस्पेक्टिव बिजनेस को जो इंसान हैंडल करता है वो होता है आपका बिजनेस लेवल मैनेजर। एंड जो उस रिस्पेक्टिव बिजनेसेस के फंक्शंस को हैंडल करता है, फंक्शंस नाम में ये फंक्शंस, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो देर आर बेसिकली 3 लेवल्स। एक होता है मेरा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, एक होता है मेरा बिजनेस लेवल मैनेजर, राइट, एंड एक होता है मेरा फंक्शनल लेवल मैनेजर। अभी आपको ये चार्ट क्लियर होगा। आइए बढ़ते। अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्पीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेस, जैसे एटर्नल ब्लिंकिट में भी है, जोमेटो में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है, एयरलाइंस में भी है, अलग अलग डिविजन से उनके। जनरली हम बोलते हैं कि देर आर 3 मेन लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 5 जब देखते हो ना, तो बिजनेस लेवल के अंडर भी आपका फॉर एग्जांपल जैसे ब्लिंकिट पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इंडिया को डिवाइड करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो नॉर्थ इंडिया के लिए आपने एक रिस्पेक्टिव मैनेजर को हायर किया, वेस्ट इंडिया के लिए आपने एक रिस्पेक्टिव मैनेजर को हायर किया, ईस्ट इंडिया के लिए आपने एक रिस्पेक्टिव मैनेजर को हायर किया, साउथ इंडिया एंड इडली एक रिस्पेक्टिव मैनेजर को आपने हायर किया। तो आपका एक बन जाता है डिविजनल लेवल भी। पर हम जब चैप्टर 1 में देखते हैं तो मेनली हमने 3 ही चीजों पे डिस्कशन किया है, क्योंकि देखो बिजनेस और डिविजनल मैनेजर से, बिजनेस और डिविजनल मैनेजर यानी कि अगर बिजनेस लेवल मैनेजर का काम है कि वो रिस्पेक्टिव बिजनेस को देखेगा, तो डिविजनल मैनेजर का काम है वो अपने रिस्पेक्टिव डिविजन्स को देखेगा। तो हम जब चैप्टर नंबर 1 में बात कर रहे हैं तो हम 3 ही लेवल डिफाइन करते हैं। एक तो मेरा हो गया कॉर्पोरेट लेवल, उनके अंडर आ रहा है मेरा बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल, एंड उनके अंडर आता है मेरा रिस्पेक्टिव फंक्शनल लेवल। अब यहाँ पे फंक्शनल लेवल बात करता हूं, तो फंक्शनल लेवल मैनेजर कोई एक इंसान नहीं होता, मतलब हम एक इंसान पे रिस्पॉन्सिबल डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मुकेश, और मुकेश के अंडर 200 लोगों की टीम होगी जो वो एक्चुअल में उन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ा और डीप डाउन द नॉलेज लेके जाता हूं। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, राइट, उनके अंडर है बिजनेस लेवल मैनेजर, राइट, बिजनेस लेवल मैनेजर एंड बिजनेस लेवल मैनेजर। अब यहाँ पे दीपेंद्र गोयल है, राइट, एंड दीपेंद्र गोयल डिफाइन करता है एक एसओपी फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की आइडियली तुमने क्या एस्टेब्लिशमेंट्स पे रन करना चाहिए। रिस्पेक्टिव बिजनेस का एक एसओपी बनता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो आगे फ्लो होता है आपने फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को। देखो यहाँ पे दीपेंद्र गोयल, बात पूरा समझना, एटर्नल लिमिटेड एज अ होल के लिए एक एसओपी डिफाइन करेगा, पर रिस्पेक्टिव बिजनेस का नॉलेज तो उनके पास नहीं है। रिस्पेक्टिव बिजनेस का नॉलेज है अपने पर्टिकुलर बिजनेस लेवल मैनेजर पे। तो ब्लिंकिट के लिए एक्चुअल में क्या सूटेड होगा, उसका एसओपी बीएलएम डिफाइन करेगा, एंड वो आगे फ्लो होगा एफएलएम को। एफएलएम को एज इट इज वो चीजों को एग्जीक्यूट करना है जो एसओपी में लिखा है। तो जो एफएलएम होता है ना, यानी कि जैसे सेल हो गया, परचेस हो गया, एचआर हो गया, राइट, मैं आपको एसएम के बाहर का थोड़ा एक नॉलेज दे रहा हूं। तो दीपेंद्र गोयल हायर करता है एक इंसान को जो करता है ऑडिट, जिसको आप प्यार से बोलते हो आईए, दैट इज इंटरनल ऑडिट। तो ये जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना, ये इंटरनल ऑडिटर रीड करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और बिजनेस लेवल मैनेजर, एंड आइडियली क्या उस हिसाब से चीजें चल रही या नहीं वो देखता है, वो ऑडिट करता है। अब आप बोलेगे सर हमने कुछ ऑडिट में कुछ और ही पढ़ा। तो देर आर 2 टाइप ऑफ इंटरनल ऑडिट। एक होता है वो इंटरनल ऑडिट जो आप रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स का कर रहे हो, यानी कि आपके एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिजाइन कर रही है, राइट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंट कर रही है,
और उसके लिए वो कुछ कंट्रोल्स को प्लेस कर रही है, तो वो कंट्रोल्स कितने एफिशिएंट है, आप जब उस कंट्रोल को ऑडिट कर रहे हो, तो दैट इज योर व्हाट वी से इंटरनल ऑडिट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर एक होता है आपका आय फॉर स्ट्रेटेजीज, यानी कि फंक्शनिंग। मेजरली आपको ये चीज बहुत कम दिखने मिलेगी, पर ये होती है एक्चुअल में। तो एसओपी रिलेटेड आप जब सिर्फ ऑडिट करेंगे, तो आपका होता है व्हाट वी से, यानी कि आप स्ट्रेटेजी को ऑडिट कर रहे हो, यानी कि आप एसओपी रिलेटेड ऑडिट कर रहे हो, तो ये आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से ताल्लुकात नहीं रखता है, राइट। ओके, हम वापस एसएम पे आते। तो अपने पास है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, उनके अंडर आएगा मेरा बिजनेस लेवल मैनेजर, एंड उनके भी अंडर आएगा मेरा फंक्शनल लेवल मैनेजर, जो रिस्पेक्टिव फंक्शंस के लिए एलिजिबल या फिर अकाउंटेबल रहेगा। देखो, बात करते आगे बढ़ते। जनरल मैनेजर आर फाउंड एट द फर्स्ट टू ऑफ दिस लेवल्स। अब जनरल क्यों बोला है, क्योंकि दीपेंद्र गोयल ओवरऑल एटर्नल के लिए सोच रहा है, वो ज्यादा स्पेसिफिक नहीं यार, मतलब उसको ये नहीं पता ना कि ब्लिंकिट के लिए क्या वर्क करेगा, उसको ये नहीं पता एयरलाइंस के लिए क्या वर्क करेगा। एंड बिजनेस लेवल मैनेजर को भी हम जनरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मान लो मिस्टर एक्स अगर हायर किया हमने ब्लिंकिट के लिए, तो ब्लिंकिट एज अ होल के लिए देखेगा, पर ब्लिंकिट पूरा इंडिया में फैला हुआ है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिवीजन को अपने से बेहतर वो रिस्पेक्टिव डिवीजन मैनेजर समझेगा। तो इसलिए पहले दो जो लेवल है ना आपका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस, वो है आपका जनरल, एंड जो फंक्शनल है ना वो है आपका स्पेसिफिक, कि आपको रिस्पेक्टिव ब्लिंकिट के सेल्स को देखना है। अब उसमें ज्यादा हमने काफी डिफाइन कर दिया है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे ब्लिंकिट है, ठीक है, एंड ब्लिंकिट के अंडर है नॉर्थ मैनेजर, एंड नॉर्थ मैनेजर के अंडर है जो पूरा एक इंसान नॉर्थ का सेल देख रहा है, मान लो मिस्टर आकाश। तो आकाश के लिए चीजें बहुत स्पेसिफिक है कि भाई मुझे नॉर्थ एरिया का पूरा सेल का देखना, मुझे बाकी कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमने पहले दो मैनेजर्स को काफी जनरल बोला है, एंड जो फंक्शनल है ये आपका स्पेसिफिक मैनेजर होता है। बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि देखो दीपेंद्र गोयल जो को फाउंडर है, उसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एटर्नल का, क्योंकि वो ही अपने शेयर होल्डर्स को आंसरेबल है, अपने इन्वेस्टर्स को आंसरेबल है। An organization is divided into a number of segments that work together to bring a particular product or service to the market. The general manager of this division then become responsible for their particular product line. जैसे नॉर्थ में अगर ब्लिंकिट की बात कर रहा हूँ, तो रिस्पेक्टिव मैनेजर ही देखेगा जो नॉर्थ को कंसर्न करता है। The overriding concern of the divisional manager is the healthy growth of their division। मतलब हमने बोल दिया कि भाई मिस्टर ए, तू अभी ब्लिंकिट नॉर्थ देखेगा, राइट, ठीक है, ब्लिंकिट का नॉर्थ देखेगा। तो मिस्टर ए का फोकस क्या होगा कि मुझे एटर्नल लिमिटेड को बढ़ाना है या मुझे ब्लिंकिट का नॉर्थ सेगमेंट देखना है। ऑब्वियसली वो अपने रिस्पेक्टिव डिविजन्स पे ही फोकस करेगा। They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve higher profitability with the resources and capital they have at their disposal। मतलब जो भी उनको हम पैसा दे रहे, यानी कि हमने मैनेजमेंट के कंसेप्ट में देखा कि आपके जो अलग अलग फंक्शन है उसमें एक आता है आपका मैन पावर, एंड एक आता है आपके पैसे। ये मैन पावर और पैसे दिए है हमने नॉर्थ मैनेजर को। अब नॉर्थ मैनेजर का काम है कि वो इसका एफिशिएंटली इस्तेमाल कैसे करेगा, सो दैट वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एक इंडस्ट्री में खड़ा हूं, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है भाई। अगर फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट को कॉम्पिटिटर है जेप्टो, एक कॉम्पिटिटर है टोइंग, तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर कस्टमर मुझे चूज करते, तो दैट मीन्स कि आई हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके वजह से कस्टमर्स मुझे चूज करते हैं, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, एचयूएल का लिया है मैंने, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस है, जैसे इसमें आता है सीईओ, बीओडी, कॉर्पोरेट स्टाफ, ये होता है आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, जो एचयूएल एज ए होल के लिए कंसर्न है। पर इन्होंने अपने अंडर अलग अलग डिविजन्स बना दिए, जैसे होम केयर का एक डिवीजन बना दिया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का एक डिवीजन बना दिया, फूड्स का एक अलग डिवीजन बना दिया, आइसक्रीम का एक अलग डिवीजन बना दिया।
तो इन रिस्पेक्टिव डिवीजन को जो ओवरसी करेगा या जो हैंडल करेगा वो अपने बिजनेस लेवल मैनेजर से, एंड जो बंदे मान लो फॉर एग्जांपल होम केयर के मार्केटिंग को देख रहे, होम केयर के फाइनेंस को देख रहे, होम केयर के ऑपरेशन या सप्लाई चेन को देख रहे, वो होते फंक्शनल लेवल मैनेजर। कलर कोड समझना, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज, राइट। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हायर करता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स को, एंड बिजनेस लेवल मैनेजर हायर करेगा फंक्शनल लेवल मैनेजर को। आइडियली फंक्शनल लेवल मैनेजर रिपोर्ट करेगा टू बीएलएम, बीएलएम विल रिपोर्ट टू कॉर्पोरेट, एंड कॉर्पोरेट विल रिपोर्ट टू इन्वेस्टर्स या ओनर्स। ओके, आइए अभी एक एक लेवल पे अच्छे से डिस्कशन कर लेते। मैंने अब तक सिर्फ आपका बेस ही बिल्ड किया है। तो दीपेंद्र गोयल है, इसके अंडर है ब्लिंकिट, ठीक है, एक है जोमेटो, एक है डिस्ट्रिक्ट, एंड इसका सेल अलग, परचेस अलग, एंड सीआरएम अलग, एस पी सी, राइट, एंड मान लो एस पी सी, सेल परचेस एंड सीआरएम। अब हम बात कर रहे किसकी, अब हम बात कर रहे सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर यानी कि दीपेंद्र गोयल एज अ बोल। द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कंसिस्ट ऑफ, अब कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर में कौन कौन आता है, एक तो आपका सीईओ आता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे आपका सीएफओ हो गया, आपका सीईओ हो गया, सीओओ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, या कोई भी अदर कॉर्पोरेट स्टाफ। Corporate level manager provides an organizational level view of strategy and what they want to achieve. तो ओवरऑल एटर्नल लिमिटेड का क्या विजन है वो इसके बारे में कौन सोचेगा, इसके बारे में सोचेगा दीपेंद्र गोयल यानी कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर मेरा। ये ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल को देखता है, राइट। Besides overseeing resource allocation and managing the divestment and acquisition processes, यानी कि मैंने कौन से बिजनेस में होना चाहिए, उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं, अगर जरूरत पड़ रही है क्या मैं जेप्टो को अक्वायर करूं, ये सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं ये आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर डिसाइड करता है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ द फर्म एंड दोज हु ओन इट। मतलब ये दीपेंद्र गोयल ने उठाया इन्वेस्टर का पैसा, ठीक है, इसने उठाया है पब्लिक का पैसा यानी कि शेयर होल्डर्स जो ओनर्स है आपके। तो ये इन्वेस्टर एंड ओनर्स गला पकड़े के दीपेंद्र गोयल का। तो दीपेंद्र गोयल क्या करता है कि बिजनेस लेवल मैनेजर्स एंड ओनर्स के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना के देता है, क्योंकि बीएलएम विल रिपोर्ट टू corporate level managers and corporate level managers are answerable to shareholders या investors, right? Corporate level manager and particularly the CEO can be viewed as the guardians of shareholder welfare। मतलब भाई इन्वेस्टर का या पब्लिक का पैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में घुसा हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी एज अ सीईओ या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कि इनके पैसे का सही से इस्तेमाल हो, या आपको इंश्योर करना पड़ेगा। It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategy of the company are consistent with maximizing the shareholder wealth। अरे ऑब्वियसली अगर मान लो इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक का पैसा है मान लो 50,000 करोड़, अब इन्होंने क्यों डाला है, क्योंकि भाई उनको अपना पैसा बढ़ाना है। अब वो बोल रहा है दीपेंद्र गोयल को कि तू कुछ भी कर उधर, पर मेरे को मेरा वेल्थ को मैक्सिमाइज करके दे। तो जब दीपेंद्र गोयल स्ट्रैटेजी बनाएगा ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका प्राइमरी कंसर्न वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होता है, प्राइमरी फोकस कि मैं मेरे इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करके दूं। जैसे पतंजलि की बात करता हूं तो अभी रिसेंटली प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो वहां पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी ड्रॉप हो गया है। रीजन बिंग कि जब आपके प्रोमोटर्स को खुद के कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं, तो पब्लिक क्यों आपके कंपनी में कॉन्फिडेंस लेगी, दे विल ऑल्सो डाइवेस्ट, वो भी स्विच कर लेंगे। तो वो वही बात कर रहा है, if they are not, then ultimately the CEO is likely to be held accountable by the shareholder। अब भाई इन्वेस्टर एंजल का और व्हाट वी से पब्लिक का पैसा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में घुसा हुआ है,
अब अगर स्ट्रैटेजीज इनकंसिस्टेंट है या ऑडिट रिपोर्ट में फ्लॉ आ रहा है तो गला सीईओ का पकड़ा जाता है कि भाई तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपेंद्र गोयल ओवरऑल एटर्नल लिमिटेड को देखने का, तू किसको भी पहल बाजू में मेरे को मत बोल। हम गला किसका पकड़ेंगे अल्टीमेटली, द सीईओ विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। फिर वो अंदर के अंदर उनका कुछ भी करे, फिर वो मिस्टर ए को बोलेगा अरे तू ब्लिंकिट देखता है, तूने कैसे लॉसेस कर लिए, तो वो अंदर के अंदर कुछ भी करे, public and investors will be what we say will hold directly the CEO और corporate level managers। आइए एक कंसेप्ट है अपने पास रोल ऑफ सीएलएम कि ये जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है, राइट, इसका क्या रोल है, मतलब रोल मतलब क्या। फॉर एग्जांपल अगर दीपेंद्र गोयल है तो दीपेंद्र गोयल को एटर्नल लिमिटेड के लिए फंक्शंस क्या क्या करने हैं। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैंने दिया है, एक्चुअली आईसीआई गड़बड़ करता है। आईसीआई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि डिफाइन द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, वो पूछता है कि डिफाइन द रोल ऑफ सीईओ। आइडियली दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमने मेजर फोकस सीईओ पे ही रखा है। क्योंकि देखो स्पेशली यहाँ पे एक वर्ड क्या है कि स्पेशली द सीईओ कैन बी व्यूड एज द गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। इसलिए आईसीआई पूछता है कि आईसीआई कैसे पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सीईओ। पर बेटा अगर कभी आईसीआई ने क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म किया कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्पोरेट स्टाफ और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और मान लो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, तभी इसका आंसर आपको यही लिखना है, राइट। तो क्या क्या है भाई, सबसे पहला दिस इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो बिजनेस लेवल मैनेजर हायर करना भी ये भी एक स्ट्रेटेजी है, राइट। तो हम रोल ऑफ सीईओ की बात कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे समरी नोट्स भी हम फटाफट भी रिकॉल कर पाएंगे बाद में, एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो। कहाँ पे गया भाई। हम्म, तो आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर विल पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। उसका काम है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को ओवरलुक करना। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो विजन फॉर्म करेगा, मिशन फॉर्म करेगा, यानी कि वो विजन बनाएगा कि हमें अचीव क्या करना है। अकॉर्डिंगली वो लॉन्ग टर्म गोल्स बना के देगा फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अकॉर्डिंगली उसके गोल्स के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजी बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जेप्टो को एक्वायर कर लिया, अब ऐसे ही नहीं किया मजाक मस्ती में, मेरे को कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसे ही बहुत पैसे पड़े थे तो मैंने जेप्टो को अक्वायर किया। जेप्टो को अक्वायर किया क्योंकि मुझे कुछ तो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था। मैंने डिटरमाइन करना चाहिए कि मैंने कौन से धंधे में होना चाहिए, उस धंधे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उस रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए मुझे स्ट्रैटेजी सोचना पड़ेगा कि यार जेप्टो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, रादर देन मैं काम करता हूँ कि यार जो फाउंडर है को फाउंडर है जेप्टो का उसको ही हायर कर लेता हूँ। That's pan individual business, right? And providing leadership for the organization as a whole। हम बात कर रहे रोल ऑफ सीईओ की, तो क्या क्या रोल है कि सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में। आपको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना पड़ता है, आपको विजन डिफाइन करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में उस हिसाब से सिस्टम्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं। जो भी आपका गोल है उसी हिसाब से आप कुछ डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मैं जेप्टो को अक्वायर करूं, क्या मैं किंगफिशर एयरलाइंस को अक्वायर करूं, देन आपको रिस्पेक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजी को भी डेवलप करना पड़ेगा। मान लो दीपेंद्र गोयल ने सोचा है उसने जेप्टो को अक्वायर किया, अब जेप्टो कुछ सोच के उसने अक्वायर किया रहेगा, तो जेप्टो के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का काम है कि मुझे जेप्टो आपसे ये उम्मीद है। अब वो आप मेरी उम्मीद कैसे पूरी करेंगे, वो रिस्पेक्टिव को फाउंडर ऑफ जेप्टो लिमिटेड देखेगा कौन से बिजनेसेस में मैंने होना चाहिए, एंड उस बिजनेसेस के लिए मेरे पास रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं लीडरशिप भी देता हूँ। हम इस चैप्टर 5 में इस कंसेप्ट पे वापस आएंगे, राइट, लीडरशिप वाले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे जोमेटो एटर्नल लिमिटेड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, राइट, डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल बेटर फूड फॉर मोर पीपल ऑलवेज,
एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जैसे पैसा दे दिया, कंपेटेंट मैन पावर दे दिया, कंपेटेंट टेक्नोलॉजी दे दी, कौन से धंधे में मैंने आना चाहिए, मैंने फूड डिलीवरी में आना चाहिए या मैंने डाइनिंग आउट में आना चाहिए, मैंने क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट में आना चाहिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए, एंड रिस्पेक्टिव बिजनेस के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आपको पूछा, आपने 5 से 6 पॉइंट लिखना चाहिए, रिकॉल करेंगे क्या क्या है पॉइंट। सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैंने स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन को, एंड वो बिजनेस एंड रिस्पेक्टिव बिजनेसेस के लिए मैंने मिशन एंड विजन को डिफाइन करना चाहिए। कौन से बिजनेसेस में होना चाहिए डिसीजन मेरा है, उसके लिए पैसा, मैन पावर, मनी, मटेरियल उसको एलोकेट करना पड़ेगा, एंड मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडरशिप मुझे देते आनी चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट अपना डन है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते, दैट इज माय बिजनेस लेवल मैनेजर। अब बिजनेस लेवल मैनेजर जो अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस को देखेगा, द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर। तो बिजनेस लेवल मैनेजर को आप प्रिंसिपल जनरल मैनेजर भी बोल सकते, वो अपने रिस्पेक्टिव डिवीजन का हेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लिंकिट देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ ब्लिंकिट ही देखूंगा। The strategic role of this manager is to translate the general statement of direction and intent that come from the corporate level into concrete strategy। यानी कि दीपेंद्र गोयल ने जो मुझे ऑब्जेक्टिव दिया है, अब मैं वो मेरे बिजनेस में कैसे अप्लाई करूं, वो बिजनेस लेवल मैनेजर का काम है। Business level manager are concerned with strategies that are specific to a particular business। यानी कि मेरे रिस्पेक्टिव बिजनेस को वो स्ट्रैटेजी, यानी कि जो विजन कंप्लीट करने में लगेगी, वो रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी मैंने फॉर्म करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मेरा फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब फंक्शनल लेवल मैनेजर मतलब क्या, कि मैं ब्लिंकिट का फंक्शनल लेवल मैनेजर हूँ फॉर सेल, तो मैं सिर्फ उस रिस्पेक्टिव फंक्शन को हैंडल करूँ। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, जैसे सेल हो गया, परचेस हो गया, राइट, that constitute a company or one of its division, ideally not company but only one of the division. Thus a functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, कि हम उस रिस्पेक्टिव इंसान को एक ही एक्टिविटी के लिए लायबल ठहरा रहे। whereas जनरल मैनेजर विल ओवरसी द ऑपरेशन फॉर द होल कंपनी। जैसे मिस्टर ए हो गया मेरे एग्जांपल में, वो ब्लिंकिट एज अ होल के लिए देखेगा, पर मिस्टर एस हो गया वो रिस्पेक्टिव सेल्स पे ही देखेगा। एंड इक्वली ग्रेट स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर एट द ऑपरेशन लेवल इस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली देखो, जो आपकी स्ट्रैटेजी फ्लो के आ रही है, देखो सबसे पहले दीपेंद्र गोयल ने अपने रिस्पेक्टिव बिजनेसेस मैनेजर को स्ट्रैटेजी दी रहेगी, अब उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, वो प्लान आपके बिजनेस लेवल मैनेजर ने आपको फ्रेम करके दिया है, जिसको मैं एसओपी भी बोलता हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब वो प्लान को एक्चुअल में फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना, ये फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम है, राइट। देन एक कंसेप्ट है आपका, इसमें एक सब कंसेप्ट है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर का स्ट्रैटेजिक रोल क्या है। जिससे मैंने आपको पहले ही बोला कि देखो, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को उसको कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो ब्लिंकिट का भी पूरा नहीं देखेगा, वो सिर्फ ब्लिंकिट के रिस्पेक्टिव सेल्स का देखेगा। पर फिर भी उसके पास एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटर है भाई। क्या है देखो, टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रैटेजीज इन दैट एरिया that help fulfill the strategic objective set by the business and corporate level manager। अब फंक्शनल लेवल मैनेजर को कुछ टारगेट मिला रहेगा बिजनेस लेवल मैनेजर से, पर एक्चुअल में क्या काम करता है ये फंक्शनल लेवल मैनेजर से ज्यादा किसको भी नहीं पता। ये ऐसा समझ लो कि ड्रेसिंग रूम में एक आपका, अगर आपने क्रिकेट कभी देखा होगा, तो ड्रेसिंग रूम में कोच चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी बना ले, पर एक्चुअल में प्लेयर्स से जो आपको इंसाइट मिलती है कि एक्चुअल में ग्राउंड कितना ड्यू है, कितने देर तक आप उस पे स्टे कर सकते हो, पहले आपको बैटिंग लेनी है या बॉलिंग, तो ये आपको वही इंसान दे सकता है जो एक्चुअल में फील्ड पे खेल रहा है। एंड फील्ड पे जो खेल रहा है वो है फंक्शनल लेवल मैनेजर, तो इसलिए वो काफी अच्छे इंसाइट्स दे सकता है आपके बिजनेस लेवल मैनेजर को एंड आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर।
Functional manager provide most of the information that makes it possible for business and corporate level manager to formulate realistic and attainable strategies. मतलब दीपेंद्र गोयल सोच रहा है कि हमने ब्लिंकिट के डाइन आउट से ज्यादा सेल करना चाहिए। ये से दीपेंद्र को सॉरी, ये से बिजनेस लेवल मैनेजर सोच रहा है। पर एक्चुअल में जब फंक्शनल लेवल मैनेजर सेल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको दिखता है कि यार आजकल का यूथ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट, रादर दे वांट समथिंग एट होम। तो फिर वो एक इंसाइट दे सकता है कि आप आपका थोड़ा व्हाट वी से ऑब्जेक्टिव चेंज करो, आप आपका मॉडल चेंज करो, आप ऑटोमेशन पे ज्यादा फोकस करो। लोगों को अभी ऑनलाइन ज्यादा चाहिए, उनको वो ऑफलाइन बिजनेस में कोई उनको ऑफलाइन एक्सपीरियंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। Indeed, because they are closer to the customer than the typical general manager, functional manager themselves may generate important ideas that subsequently may become major strategy. Obviously, देखो सबसे ज्यादा क्लोज कौन है आपके कस्टमर के? आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो जो एक्चुअल में ग्राउंड पे खेल रहा है उसको ज्यादा पता कि आपने क्या करना चाहिए। जैसे टॉस पे कैप्टन जाता है तो कैप्टन ग्राउंड को देखता है, he touches the ground to see कि whether I should bat और I should ball। तो मान लो मैच के एक दिन पहले जब हमने ये डिसाइड किया था हम अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करेंगे, पर एक्चुअल में कैप्टन को फील्ड पे कुछ महसूस हुआ बाय सीइंग द कंडीशंस और एक्सेट्रा, एंड वो वहां पे बॉलिंग चूज कर लेता है क्योंकि इनसाइट्स उसके पास है ग्राउंड लेवल पे। Thus, it is important for the general manager to listen closely to the ideas of their functional level manager। एंड इस पे काफी सारे केस स्टडीज भी बनते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप फंक्शनल लेवल मैनेजर को इज्जत ही नहीं दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट टू द कस्टमर आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर है। इसलिए आपने उसको इज्जत देना चाहिए, आपने उसके आइडिया को काफी क्लोजली सुनना चाहिए। तो आइए बात करते फंक्शनल लेवल मैनेजर्स की। तो देखो ये फंक्शनल स्ट्रेटेजीज बनाते अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस के लिए। वो आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है बेस्ड ऑन द डेटा टू द जनरल मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट इनसाइट्स दे दी। वो आइडियाज भी जनरेट कर सकता है, जैसे उसको कोई नया फीचर समझ में आ रहा है तो वो कोई नया फीचर भी रिकमेंड कर सकता है। एंड वो ऑब्वियसली जनरल मैनेजर्स ने इनको काफी ज्यादा क्लोजली सुनना चाहिए। उफ। तो इसी के साथ अपना स्ट्रैटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है ना? कितना टाइम हो गया भाई? 47 मिनट्स। तो दोस्तों इस सेशन को मैं स्टॉप करूंगा यहाँ पे। हमने 45 मिनट में द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देख लिया, हमने स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, रोल ऑफ सीईओ देख लिया। आइडियली इस चैप्टर में से पॉसिबिलिटी मैंने 15 से 20 मार्क्स की कवर करा दिए। पूछा तो ये सिर्फ 10 मार्क्स के लिए चाहता है, पर मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर कवर करा दिए। ये वाला जो कंसेप्ट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ये सिर्फ आपको एमसीक्यू में ही पूछेगा, इस पे कोई रिस्पेक्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जैसे रोल ऑफ सीईओ, ये आपका डायरेक्ट एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। ओके। एंड ए के बेटा आपके पास व्हाट वी से, ये देखो स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर, जिसपे पूछेगा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो हमने एक 5 मार्क्स का एंड एक दूसरा 5 मार्क्स का, यानी कि हमने आइडियली 10 मार्क्स का कवरेज कर दिया है। पूरे चैप्टर के कंटेंट अब तक कवर नहीं हुए, काफी सारी चीजें पेंडिंग है, पर मुझे लगता है दिस शुड बी डन फॉर द डे। आइडियली देखो हम टारगेट ये रखेंगे कि हम एक दिन में एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाए, पर जैसे आज काफी कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ा फॉर डेप्थ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। तो इसलिए हम धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट? एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑब्वियसली मेरे नोट्स में जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है उस पर आप डाउट्स पूछ सकते हो, या आप कमेंट पे भी टाइप कर देंगे, मैं व्हाट वी से रिप्लाई कर दिया करूंगा।
अगर आपको ये समरी नोट का प्रिंट चाहिए, कमेंट करना व्हाट वी से इन द कमेंट सेक्शन कि येस वी वांट हैंड रिटन नोट्स, तो मैं आइडियली अगर डिमांड होगा तो ही मैं सप्लाई करेगा इस चीज़ का, वन नोट का, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। बाकी ये जो नोट है, ये वाला मेन नोट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, ये मैं आज ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ से फटाफट डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैंने जितना भी कांसेप्ट रिवाइज़ किया है, आई थिंक एक बार आपने आइडियली पढ़ना चाहिए एंड नेक्स्ट सेशन से पहले ज़रूर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रास्पिंग होएगा।